दोस्तों 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, जिसने पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसका नाम है स्टीव जॉब्स। आज स्टीव जॉब्स को हम एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, बिजनेस लीडर और एक मॉडर्न डे जीनियस के रूप में याद करते हैं। लेकिन शायद उनकी यही खूबी उनके इतनी कम उम्र में मरने का कारण भी बना। और ये सब कैसे हुआ, हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 के दिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जन्म के समय उनका नाम अब्दुल लतीफ जंदाली था। दरअसल उनके पिता का नाम अब्दुल फतह जंदाली था, जो सीरिया से ताल्लुक रखते थे, जबकि उनकी मां जोआन सिएबल एक स्विस जर्मन महिला थी। इन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में पढ़ाई के दौरान हुई थी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी से पहले ही स्टीव जॉब्स की मां प्रेग्नेंट हो गई। वे दोनों उस अनवांटेड बच्चे से छुटकारा पाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एबॉर्शन करवाने का डिसीजन लिया था। लेकिन उस समय अमेरिका के अंदर एबॉर्शन करवाना गैर कानूनी था और इसीलिए वे चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाए। ऐसे में इन दोनों ने ये तय किया कि वे अपने इस बच्चे को जन्म देकर किसी अच्छी फैमिली को एडॉप्शन के लिए दे देंगे। इस तरह स्टीव जॉब्स का जन्म एक अनवांटेड चाइल्ड के रूप में हुआ, जिन्हें जन्म के कुछ समय बाद ही सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले पॉल जॉब्स और उनकी पत्नी क्लारा जॉब्स को दे दिया गया। इसके कुछ समय बाद स्टीव जॉब्स के बायोलॉजिकल पेरेंट अब्दुल फतह जंदाली और जोआन सिएबल ने एक दूसरे से शादी कर ली और एक बेटी यानी स्टीव की बहन मोना सिम्पसन को जन्म दिया, जो कि आज अमेरिका की एक मशहूर नॉवेलिस्ट है। दोस्तों, स्टीव और मोना दोनों हमेशा एक दूसरे के क्लोज रहे, लेकिन स्टीव ने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ कभी कोई रिश्ता रखा ही नहीं। साल 1959 में स्टीव की फैमिली सैन फ्रांसिस्को को छोड़कर कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू शहर में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, उस समय बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ माउंटेन व्यू इलेक्ट्रॉनिक्स का सेंटर बनता जा रहा था और शायद इसीलिए स्टीव जॉब्स को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी थी। लेकिन स्टीव जॉब्स के साथ प्रॉब्लम ये था कि उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। साथ ही स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स उन्हें काफी तंग भी किया करते थे। हालांकि कुछ समय बाद स्टीव के पेरेंट्स लॉस अल्टास में शिफ्ट हो गए और इसी के चलते उनका स्कूल भी चेंज हो गया। और इस स्कूल में बने स्टीव के एक नए दोस्त ने उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक नाम के एक लड़के से करवाई, जो कुछ साल पहले उसी स्कूल से पास आउट हुआ था। दरअसल स्टीव की तरह वोजनियाक को भी इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहद प्यार था और इसी के चलते इन दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टीव ने आगे जाकर अपने दोस्त वोजनियाक के साथ मिलकर ही एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। खैर, स्टीव की स्कूल लाइफ की अगर बात करें तो पढ़ाई के दौरान कुछ समय तक उन्होंने एचपी कंपनी में इंटर्नशिप भी की। लेकिन इस दौरान डीलर्स के पास जो मैकिन्टोश कंप्यूटर वापस आए, उसमें से कईयों की हालत एक दिन में इतनी खराब कर दी गई कि उन्हें अगली बार बेचा ही नहीं जा सकता था। कंपनी को लॉसेस से बचाने के लिए एप्पल के सीईओ जॉन स्कली को मैकिन्टोश की प्राइस बढ़ानी पड़ी और कई पॉलिसीज को चेंज भी करना पड़ा। हालांकि स्टीव जॉब्स उनके इस फैसले से खुश नहीं। अब आने वाले दिनों में मैकिन्टोश की सेल्स गिरती गई और वो आईबीएम को हराने में नाकामयाब रहा। दोस्तों, इस सब के बीच में स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के बीच में आपसी मतभेद बढ़ जाता है और स्कली एप्पल के रियल फाउंडर स्टीव जॉब्स को ही कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इसके बाद जॉन स्कली एप्पल को तेजी से एक्सपेंड करने का प्लान बनाते हैं और कंपनी के अंडर कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देते हैं। शुरुआत में तो उन्हें सक्सेस मिलती है, लेकिन एक दशक के अंदर ही एप्पल को इससे लॉसेस होने लगे। एक समय ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एप्पल बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। ऐसे में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बार फिर से स्टीव जॉब्स की तरफ रुख करते हैं, जो 1997 में कंपनी को एक बार फिर से ज्वाइन कर लेते हैं और साल 2000 में फिर से एप्पल के सीईओ बन जाते हैं। स्टीव जॉब्स सबसे पहले तो एप्पल के प्रोडक्ट्स की लंबी हो चुकी लिस्ट को छोटा करते हैं और फिर कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं। आने वाले सालों में आईमैक जैसे प्रोडक्ट्स ने मार्केट में तबाही मचा दी, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत थी। साल 2007 में स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया और एप्पल को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आज ये कंपनी राज कर रही है। मैं बात कर रहा हूं आईफोन की, जिसे स्टीव जॉब्स ने खुद लॉन्च किया था और इसके लॉन्च इवेंट पर स्टीव जॉब्स ने जिस तरह इसके फीचर्स को प्रेजेंट किया ना, उसे आज भी मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रेटेस्ट लेसन्स में गिना जाता है। हालांकि एप्पल और स्टीव जॉब्स का लंबा सफर नहीं चल सका और अक्टूबर 2011 में हमने मार्केटिंग के मॉडर्न मास्टर माने जाने वाले स्टीव जॉब्स को खो दिया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की मौत ने एप्पल के इन्वेस्टर्स में खलबली मचा दी और उन्हें डर था कि आने वाले दिनों में ये कंपनी कहीं डूब न
ना चाहे, लेकिन स्टीव जॉब्स के सक्सेसर बने एक और जीनियस टिम कुक, जिनकी लीडरशिप में एप्पल और भी प्रोग्रेस करती गई और आज ये $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यूएशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक कंपनी बन चुकी है। टिम कुक ने 1998 में एप्पल को ज्वाइन किया था और आईपॉड से लेकर आईफोन तक के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिरकार एप्पल में ऐसा क्या खास है जो ये कंपनी और इसके प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा पॉपुलर है और ये दुनिया पर राज करते हैं। दोस्तों, एप्पल की सक्सेस का सबसे बड़ा राज है उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जो हमेशा से अनोखी और बेमिसाल रही है। चाहे वो $1.5 मिलियन खर्च करके एड बनवाना हो और सुपर बॉल के दौरान चलवाना हो या फिर मैकिंटोश को IBM के कंपटीशन में खड़ा करना हो, एप्पल ने हमेशा से सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन रन किए हैं। इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने में सिंपल होती है, लेकिन ये अपने आप में एक कहानी बयां करते हैं जो कस्टमर को अपने साथ जोड़ने में हमेशा कामयाब रहते हैं। साथ ही इनमें प्रोडक्ट्स के फीचर्स को इतनी डिटेल से समझाया जाता है जिससे कस्टमर्स के माइंड पर क्लियर इम्पैक्ट पड़ता है। एप्पल की प्रोडक्ट्स की सिंपल और क्लीन डिजाइन भी इन्हें मार्केट में स्टैंड आउट करती है। अगर आप एप्पल के लोगों पर ही नजर डालें तो ये काफी सिंपल है, लेकिन हाँ, इनके प्रोडक्ट्स को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। एप्पल आपको प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते हैं, बल्कि ये आपको बेचती है एक्सपीरियंस और हैप्पीनेस। प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग से लेकर इनके इन हैंड फील तक एप्पल हर चीज का पूरा ख्याल रखती है और यही कारण है कि एप्पल ने आज अपनी बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाने में सफलता हासिल की है। जब लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि एक इकोसिस्टम में एंटर हो रहे होते हैं और एक लॉयल फैन बेस का हिस्सा बन रहे होते हैं। एप्पल ने अपना इकोसिस्टम इतना डेवलप कर लिया है कि अगर कोई एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता है तो वो इनकी क्वालिटी और कन्वीनियंस में इतना हो जाता है कि वो एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदता ही जाता है। साथ ही इसकी फैन बेस आर्मी इसके हर प्रोडक्ट लॉन्च को सपोर्ट करती है और लाइन लगाकर इसे हासिल करने को तैयार रहती है। समय समय पर एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे फीचर्स भी लाता रहता है जो इन्हें मार्केट में स्टैंड आउट पोजीशन पर ला देते हैं। जैसे आईफोन X में आया फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और आईफोन 14 में आया डायनेमिक आइलैंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ वेबसाइट के थ्रू बेचने की कोशिश ना करते हुए रिटेल स्टोर्स खोले जहां लोग इनके प्रोडक्ट्स का टच एंड फील ले सकते हैं। इसी सिलसिले में एप्पल ने हाल ही में भारत में अपने 2 स्टोर्स खोले हैं जो मुंबई और दिल्ली में है। साथ ही 2025 तक एप्पल भारत में 3 और नए स्टोर्स खोलने की